तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ AIMIM पार्टी और समाजवादी पार्टी और जितने भी सेकुलर पार्टी है जो भारत के भीतर जिन पार्टियों को मुस्लिम समाज के लोग अपना वोट देने का काम करते हैं, उनको अपना समर्थन देने का काम करते हैं। और क्या वो पार्टी मुस्लिम समाज के लिए, जब मुस्लिम समाज के लोगों को ज़रूरत पड़ती है, चाहे उनके दीन पर, उनके मज़हब को बचाने की या उनके शरीयत को बचाने की, या हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की जाती है, उस समय क्या वो आवाज़ उठाने का काम करते हैं? और कितने ऐसे पार्टी है, कितने ऐसे दल है जो मुस्लिम वोटरों की बदौलत ही अभी तक वो जिंदा है। वो पार्टी मतलब पार्टी का वजूद है। और अलग अलग राज्य में, जैसे कि महाराष्ट्र के भीतर, उत्तर प्रदेश के भीतर, झारखंड के भीतर या बिहार के भीतर, अलग अलग राज्य में कितनी ऐसी पार्टियां हैं जिनको हर हाल में मुस्लिम जो समाज है उनका वोट चाहिए ही चाहिए। अगर वो वोट उनको ना करे तो उनका अस्तित्व जो है वह खतरे में पड़ सकती है। तो फिलहाल मैं इस वीडियो में इसी पर चर्चा करने वाला हूं। तो जैसे कि आपको पता ही है कि मैं अक्सर वीडियो में चर्चा करता रहता हूं MIM पार्टी को लेकर के, और अन्य जो दल है जो मुस्लिमों को लेकर राजनीति करते हैं, उनके बीच में डिफरेंस जो है, जो फ़र्क है, उनको मैं आप तक पहुँचाने का काम करता रहता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। फिलहाल हाल के दिनों में जो समाजवादी पार्टी का जो मैंने वीडियो बनाकर डालने का काम किया था, और अभी महाराष्ट्र के भीतर विधानसभा का चुनाव है, तो अभी अलग अलग पार्टी जो है वो अपने हिसाब से काम करती हुई नजर आ रही है। तो इसी बीच हम थोड़ा सा इस पे डिटेल्स निकालने का काम किया है और आप तक पहुंचाने का इस वीडियो के माध्यम से कोशिश करूंगा। तो जैसे कि एक समझिए कि मुस्लिम समाज है, और मुस्लिम समाज लगभग 14 से 15% आंकड़े के हिसाब से बताया जाता है भारत के भीतर कितनी आबादी है, और 85% जो हिंदुओं की आबादी है। तो एक तरफ जो है भाजपा सरकार है, जो भाजपा की केंद्र में सरकार, उनके गठबंधन की सरकार है। ऐसा माना जाता है कि जो बीजेपी, भाजपा, उनको मुस्लिम समाज के लोग बहुत ही कम, लगभग 4 से 5%, मैक्सिमम 5% जो है उनको वोट करने का काम करते हैं। बाकी जो मुस्लिम समाज के जो 95% लोग जो है वो इसी में से किसी न किसी दल को अपना समर्थन देने का काम करते हैं। जैसे सबसे पहले अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी हो गई, और पहले सबसे पहले कांग्रेस को मुस्लिम समाज के लोग शुरू से ही अपना समर्थन देने का काम करते हुए अभी तक आ रहे हैं। और हर जगह किसी भी राज्य में सरकार बनती तो उसमें सबसे बड़ा योगदान होता है कांग्रेस को। अगर सरकार बनाने में सबसे बड़ा योगदान होता है तो वो मुस्लिम समाज के लोगों का होता है। और अलग अलग राज्य में अब क्षेत्रीय दल बन चुका है, जैसे कि झारखंड में JMM की बन चुकी है, कांग्रेस इंडिया अलायंस है मेन जो बड़ी पार्टी है, JMM जो अभी सरकार में है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी है, BSP जो मायावती की पार्टी है, अब नया नई पार्टी एक चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है। तो ये जो पार्टी है, इन सब पार्टी को वोट किनका चाहिए? मुस्लिम समाज का। वो अब कितने हैं? 14 से 15% इनकी आबादी है, लेकिन सबको चाहिए वोट किनका? मुस्लिम समाज का। महाराष्ट्र से शुरू करें तो महाराष्ट्र में देखिए, सबसे पहली बात करते हैं तो शरद पवार की पार्टी जो NCP, जो 2 भागों में बट चुकी है, उनको चाहिए मुस्लिम समाज का वोट। उसके बाद से कांग्रेस को चाहिए मुस्लिम समाज का वोट। उसके बाद से फिर उद्धव ठाकरे जो हिंदुत्व के लिए जाने जाते थे, बाला साहब ठाकरे जो हिंदुत्व के लिए राजनीति करते हुए अपनी जीवन यापन कर दिया, हिंदुत्व की आवाज उठाते हुए हमेशा नजर आते थे। उन्होंने एक बात कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन अभी कभी भी शिवसेना को कांग्रेस नहीं होने दूंगा। इन्होंने, बाला साहब ठाकरे ने कहने का काम किया था कि मैं कभी भी अपने पार्टी को, शिव सैनिकों को कांग्रेस नहीं होने दूंगा। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि सरकार के लिए, सत्ता में आने के लिए कब किसके साथ जा सकता कोई नहीं बता सकता। भाजपा PDP के साथ, जो मुफ्ती महबूबा है जम्मू कश्मीर में, उनके साथ अलायंस में सरकार भी बना चुकी है भाजपा। और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि उद्धव बाला साहब ठाकरे यहाँ पर भी सरकार बना चुके हैं, जो NCP, कांग्रेस और जो महाविकास आघाड़ी गठबंधन तैयार करके इन्होंने सरकार बनाने का काम किया, जिसके वजह से पार्टी में 2 भाग हुआ, NCP में भी 2 भाग हुआ।
तो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि मुस्लिम वोटरों की कितनी अहमियत है, इस पे आप जरूर ध्यान दें कि देखिए 14-15% है, लेकिन अहमियत कितना है। जिनकी तरफ अगर ये रुख कर ले उनकी सरकार बन सकती है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो राज्य में हो। तो महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र में वोट सबको चाहिए। भाजपा में जो गठबंधन में भी है, जो एनसीपी अजित पवार की गुट, उनको भी चाहिए मुसलमानों का वोट, क्योंकि उनकी भी राजनीति अगर कहीं ना कहीं टिकी हुई है तो मुसलमानों के इर्द गिर्द ही नाचती हुई नजर आती है। उसके बाद से कांग्रेस का तो आपको पता ही है, उसके बाद से समाजवादी पार्टी को तो झोली भर भर के उत्तर प्रदेश के भीतर मुस्लिम समाज के लोग हमेशा से वोट देने का काम करते हुए नजर आते हैं और वोट देते आ रहे हैं। लेकिन अभी महाराष्ट्र में अखिलेश यादव जिस तरीके से नजर आ रहे हैं, चुनावी जनसभा कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ अपना कैंडिडेट देने का काम कर रहे हैं, मुस्लिम बाहुल्य सीट पर जाकर अपना कैंडिडेट देने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर देख सकते हैं कि वो नफरत करते हुए नजर आते हैं। तो उनके कथनी और करनी में कितना फर्क है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उन्होंने 2 दिन के दौरे पर आए थे महाराष्ट्र के भीतर, जो कि मालेगांव और फिर धुलिया के भीतर जो धुले शहर है, वहां पर उन्होंने अपना जनसभा को संबोधित करने का काम किया। और जिसको मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए था, उद्धव बाला साहब ठाकरे को, उनको भी अब मुसलमानों का वोट चाहिए, क्योंकि सरकार में अगर आना है तो भाई मुसलमानों का वोट तो हर हाल में उनको चाहिए। और तीसरी पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो जिनको सच में मुसलमान को, मुस्लिम समाज के लोगों को अपना समर्थन देनी चाहिए, अपना वोट देनी चाहिए, उनको लोग वोट नहीं करते हैं। जो AIMIM पार्टी है, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इसके प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, जो हमेशा मुसलमानों पे जो जुल्म होता है, चाहे वो बुलडोजर से घरों को गिराना हो, चाहे मॉब लिंचिंग के तहत उनकी मारपीट करना हो या उनकी हत्या कर देना हो, या अलग अलग तरीके से मुसलमानों पर जब जुल्म होता है तो बिना नफा नुकसान देखे हुए सबसे पहले अगर कोई शख्स, कोई बंदा खड़ा नजर आता है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब संसद के भीतर भी और सड़कों पर भी नजर आते हैं। और उनके जितने भी सिपा सालार हैं अलग अलग राज्य में, वो नजर आते रहते हैं। लेकिन अगर वही जो ये सेकुलर पार्टी है, जैसे कि मैंने 4-5-6 पार्टियों का नाम बताने का काम किया, उनको मुस्लिम समाज के लोग वोट देते हैं और वो भी मुस्लिम वोटरों के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। लेकिन जब इनके आवाज उठाने की बारी आती है तो फिर पीछे हट जाते हैं, बड़ी देरी के साथ वो आवाज उठाते हैं, बड़ी उन पे दबाव डाला जाता है, तो फिर वो लफ्ज़ अक़लियत समाज, माइनॉरिटी समाज मुंह से, अपने जबान से इस्तेमाल करते हैं। तो ये अभी महाराष्ट्र के भीतर विधानसभा का चुनाव है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कौन पार्टी कितनी मेहनत कर रही है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि किस पार्टी को, किस गठबंधन को, किस दल को मुस्लिम समाज के लोग वोट करेंगे, किन के साथ उनका झुकाव होगा। ये सब लोगों की, बड़े बड़े एक्सपर्ट लोगों का अपना एक अनुमान रहता है कि इस पार्टी को या इस गठबंधन को मुस्लिम समाज के लोग समर्थन दे सकते हैं। इस विधानसभा के भीतर या इस लोकसभा के भीतर जिस तरीके का इलेक्शन होते हैं, उस हिसाब से एक्सपर्ट लोग जो है वो अपने हिसाब से अनुमान लगाते रहते हैं। और महाराष्ट्र के भीतर अभी MIM पार्टी भी मजबूती के साथ चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है और वहां से 2 उनके विधायक भी है। लेकिन जब वो अलग अलग विधानसभा पर चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं तो फिर उनको पता न कितने कितने नामों से उनको नवाजा जाता है कि ये भाजपा के A टीम है, B टीम है, पता न कितने नामों से उनको नवाजने का काम किया जाता है। वो किसी गैर में नवाजने का काम नहीं करते, बल्कि मुस्लिम समाज के लोग ही उनको अलग अलग नाम से पुकारने का काम करते हैं। लेकिन जब हमारे शरीयत पर आंच आती है, जब हमारे नबी की शान में गुस्ताखी होती है, तो सड़कों पर कौन नजर आते हैं? इम्तियाज जलील साहब। औरंगाबाद से लेकर के मुंबई तक सफर कौन करते हैं? इम्तियाज जलील साहब, MIM पार्टी के सिपा सालार।
और वही कांग्रेस के नेता बहुत सारे थे, समाजवादी पार्टी के नेता थे, एनसीपी के नेता थे, उद्धव बाला साहब ठाकरे के पार्टी के नेता थे। लेकिन कितने ऐसे नेता को आपने देखने का काम किया सड़कों के ऊपर बाज़ाब्ता नबी की शान में जो जब गुस्ताखी की गई रामगिरी महाराज के द्वारा, तो कितने ऐसे नेता जिन्होंने जनसभा को संबोधित करने का काम किया, सड़कों पर उतरने का काम किया कि इनकी गिरफ्तारी की जाए, इन्होंने गलत बयानबाजी देने का काम किया है, हमारी नबी के शान में गुस्ताखी करने का काम किया। हमारे मुस्लिम नेता को भी आपने सड़कों पर नहीं देखा होगा, जो चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, बड़े बड़े कांग्रेस पार्टी के नेता है जो आजकल संसद के भीतर पहुंच चुके हैं। जब वो संसद के भीतर नहीं पहुंचे थे तो बड़ी बड़ी बातें क्या करते थे, और वही शख्स, वही बंदा एमआईएम पार्टी और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को शेर कहकर पुकारा करते थे और उनकी तारीफों की पुल बांधते हुए नजर आते थे। तो वक्त आया, वक्त के साथ साथ वो भी बदल गए, कुर्सी मिल गई, सत्ता मिल गई। कहा जाता है कि कुर्सी और सत्ता एक ऐसी चीज होती है कि अगर आपको पावर मिल जाती है तो फिर आप हर चीज को भूलते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो नेता तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपके लिए कौन आवाज उठाते हुए नजर आते हैं, कौन पार्टी आपकी आवाज उठाने का काम करते हुए नजर आते हैं? एनसीपी ने आवाज उठाने का काम किया, शरद पवार साहब की पार्टी जो है। उसके बाद से हम बात करते हैं कांग्रेस की पार्टी, किस पार्टी ने आपके लिए आवाज उठाने का काम किया? और अभी भी मॉब लिंचिंग होती है या कभी भी मुस्लिम समाज के ऊपर जब जुल्म होता है तो सबसे पहले आवाज उठाते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। लेकिन वोट जब देने की बारी आती है तो फिर इनको वोट नहीं दिया जाता, इनका बाइकाट कर दिया जाता है कि इनको वोट देंगे तो फलाना आ जाएगा, इनको वोट देंगे तो फलाना आ जाएगा। अरे भाई, अगर यही बात होती तो फिर बहुत सारी ऐसी दल है जो जहां पर एमआईएम पार्टी मजबूत है, और वहां पर अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र के भीतर, पिछले विधानसभा के भीतर, महाराष्ट्र के विधानसभा के भीतर बहुत सारी ऐसी सीटें जो 5 से 10 सीटें जहां पर एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट 2 नंबर पर रहने का काम किया, उनकी तरफ से 2 नंबर पर वो पहुंचे थे। तो फिर तीसरी 2 नंबर पर जो पार्टी थी, फिर वो समझे किसी न किसी को ए टीम बी टीम है, किसी न किसी को फायदा पहुंचाने का काम किया। तो फिर जब अपने पर आती है तो फिर कोई बात नहीं। अरे पार्टी है तो चुनाव तो सब लड़ेगा, सबका हक है, अधिकार है। तो फिर जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने कैंडिडेट देने का काम करते हैं तो फिर उन पे ये आरोप लगाया जाता है तो वो किसी न किसी को फायदा पहुंचाने के लिए अपना कैंडिडेट देने का काम किया। लेकिन वही अगर अभी 2024 विधानसभा महाराष्ट्र की बात करते हैं, मालेगांव से समाजवादी पार्टी क्या कर रही है? वहां से मुफ्ती इस्माइल साहब एमआईएम पार्टी के विधायक है, उनके खिलाफ इन्होंने कैंडिडेट देने का काम किया। तो क्या यहाँ पर भी भाजपा की ए टीम है, भाजपा का समर्थन कर रही है समाजवादी पार्टी? धुलिया विधानसभा से भी एमआईएम पार्टी के विधायक फारूक शाह, उनके खिलाफ भी समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट देने का काम किया। तो यहाँ भी भाजपा का समर्थन कर रही है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी। जिस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर लोग आरोप लगाते हैं, अरे तो भाई चुनाव जब आए तो किसी विधानसभा पर कोई पार्टी मजबूत होती है तो कोई कमजोर होती है। इसका मतलब तो ये नहीं कि वो चुनाव लड़ना छोड़ दे, और वो चुनाव लड़े तो वो किसी न किसी पार्टी का बी टीम ए टीम है। अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात कर लेते तो वह हैदराबाद से चुनाव लड़ते हैं एमपी का, लोकसभा का, लेकिन वो हर बार जीतते हैं। बाकी पार्टियां पीछे कई कोसों दूर नजर आती है। कांग्रेस भी हर बार वहां से टिकट देने का काम करती थी। इसका मतलब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लोकसभा में जो भी कैंडिडेट कांग्रेस की तरफ से दिया जाता है वो भाजपा का ये टीम है। वो भाजपा को कहीं ना कहीं बैक दरवाजे से, पिछली दरवाजे से समर्थन देने का काम करती हुई नजर आ रही है कांग्रेस। तो फिर उसको जब बोला जाएगा तो फिर उनको खराब लगेगा। तो फिर ये सवाल, ये बातें सबके लिए सटीक है। जो सीट पर जो मजबूत है उनके लिए सही है, जो जीत गया वो सही है, और जो भी पीछे है उनके लिए आप जितना भी बुरा भला है वो सही है। लेकिन ये ना कहे कि एक ही पार्टी को आप टारगेट करें, एक ही नेता को आप बार बार टारगेट करें। जब यही बात थी तो फिर हरियाणा में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब चुनाव लड़ने का वहाँ काम नहीं किए, फिर भी कांग्रेस हार गई। जम्मू कश्मीर में भी चुनाव लड़ने का काम नहीं किए, फिर भी मात्र 6 सीट पर उन्होंने अपना विधायक चुनने का काम किया। तो ये
रोना धोना जो हमेशा चलता रहेगा अलग अलग पार्टी के भीतर। और मैंने इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको साफ साफ बताने का काम किया है कि किन किन पार्टी को मुस्लिम समाज के लोगों का वोट चाहिए, चाहे वो झारखंड के भीतर हो, इंडिया अलायंस को मुस्लिम वोट चाहिए, चाहे वो हिमाचल प्रदेश के अंदर हो, मतलब जहां भी इंडिया अलायंस के अलग अलग दल, उनको तो चाहिए वोट भरपूर, 90% तक मुसलमानों का वोट चाहिए। लेकिन जब मुस्लिम की लीडरशिप की बात आती है, उनके भीतर से किसी बड़े को अपना नेता चुनने की बात आती है, तो कहते नहीं आप सिर्फ मुझे वोट दीजिए, आप मुझे सिर्फ सत्ता में बैठाइए, आपकी आवाज हम बनेंगे, आपके लिए राजनीति हम करेंगे, लेकिन आप मत आइए राजनीति के भीतर। हम रमेश, हम अखिलेश यादव, राहुल गांधी, शरद पवार, अजीत पवार, हम आपके लिए राजनीति करेंगे, आप हमें अपना समर्थन दीजिए। लेकिन कोई बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को आने की जरूरत नहीं है, कोई इम्तियाज जलील की आने की जरूरत नहीं है, कोई अख्तरुल ईमान के आने की जरूरत नहीं है, कोई मुफ्ती इस्माइल के आने की जरूरत नहीं है, कोई फारूक शाह के आने की जरूरत नहीं है। आप अपने भीतर से किसी को लीडर नहीं बनाइए, हमें आप अपना लीडर मानिए। भाई कब तक दूसरे को लीडर मानते चलोगे? अभी भी वक्त है, किसी दूसरे को वोट देने से अच्छा है अपने को वोट दो, और अपने को इतना मजबूत अब कर दो जिस तरीके से अलग अलग, अगर आज समाजवादी पार्टी यादव शुरू में MY का फैक्टर बताया जाता था, तो यादव की पार्टी मानी जाती थी, मुस्लिम की पार्टी मानी जाती थी। जब वो मजबूत हुई तभी तो किसी के साथ गठबंधन करती है, वो बताती है कि हम इस लायक है, इतनी मजबूत है कि आपके साथ हम चुनाव लड़ सकते हैं। उसके बाद उनके साथ बैठ करके बजाते सीट शेयरिंग के लिए बात करते हैं। तो आप अपने दल को, अपने पार्टी को इतना मजबूत कीजिए कि आपके लिए वो जा करके वहां पर उस लेवल पर बैठ करके बात करने का काम करे कि हमारी पार्टी, हमारी मुस्लिम कौम की हम राजनीति करेंगे, हम इतना % है, हमारी पार्टी इतने % की राजनीति करती है, उनकी रहनुमाई करती है, हम इनके लिए तय करेंगे कि हमारे लिए कौन नेता सही होगा, हमारे लिए कितने कैंडिडेट सही होंगे। तो आप पहले तो MIM पार्टी या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को तो मजबूत कीजिए। जब इनके हाथों को आप मजबूत करेंगे तभी तो ये बार्गेनिंग करेंगे बड़े बड़े दल के साथ बैठ करके कि हम मुस्लिमों की राजनीति करेंगे, न कि अखिलेश यादव, न कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, और न कि शरद पवार, उद्धव बाला साहब ठाकरे। अलग अलग पार्टी क्यों करेगी हमारी राजनीति? वो अपने समाज के लिए कर रहे हैं। आप अपने समाज के भीतर से एक नेता बनाइए, अपने समाज के लिए एक पार्टी बनाइए, उनको मजबूत कीजिए, और सब जिस तरीके से मिलकर गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ते हैं उसी तरीके से ये भी गठबंधन में शामिल होकर चुनाव लड़ेंगे। शर्त यह है कि इनके तरफ से अपना नेता होगा, अपनी लीडरशिप होगी, अपना एक वजूद होगा पार्टी में। जिस तरीके से पार्टनरशिप होती है किसी भी चीज में, अगर गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, पार्टनरशिप के हिसाब से काम किया जाएगा, तब आपका वजूद, आपका वर्चस्व देखने को मिलेगा। लेकिन तब जब आप अपना जो अहमियत दिखाने के लायक बनेंगे तभी आप अपना अहमियत दिखाएंगे तभी, वरना कभी ये वक्त नहीं आएगा कि आप अपनी लीडरशिप को आगे बढ़ा पाए। वरना आप एक दूसरे के पीछे, समाजवादी पार्टी के, मायावती के पार्टी, BSP के, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, भीम आर्मी के, और NCP के उद्धव बाला साहब ठाकरे के, कांग्रेस के पीछे चलते हुए अभी तक तो आ ही रहे 70 सालों से, और फिर नेक्स्ट जनरेशन भी उसी के पीछे चलने को तैयार हो जाएगा। इसलिए अभी भी वक्त है। हमारे सामने एक बहुत ही पढ़े लिखे इंसान है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, और हमारे लिए एकदम सही इंसान है, सही आदमी है, जो हमारे हर दुख सुख में हमारे लिए, जब आँच आती है हमारे शरीयत पर, हम पर आँच आती है, तो वो खुलकर बोलने का काम करते हैं। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से पूरा साफ साफ बताने का काम किया कि आपका वोट किस पार्टियों को चाहिए, और लेकिन जब आप पे बोलने की बारी आती है तब मुंह से, जबान से लफ्ज मुसलमान निकलता नहीं है, अकलियत समाज, माइनॉरिटी समाज निकलता है। इसको आप खत्म करने की कोशिश करें और अपने हाथों को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को और अपनी क़ियादत को मजबूत करने का काम करें। मैंने इस वीडियो के माध्यम से संदेश देने का काम किया। बाकी आप खुद फैसला ले सकते हैं कि आपके हक के लिए कौन बेहतर है। जो भी आगे अपडेट होगा फिर से मैं आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा।